Assalamualaikum students, welcome to Abhyal Medicos. I hope you are all well. Our today's lecture is about pernicious anemia. Before starting this lecture, you all must have to review anemia, classification of anemia, erythropoiesis, megaloblastic anemia and vitamin B12 deficiency anemia. बिकॉज ये सब टॉपिक्स कहीं ना कहीं हमारे आज के टॉपिक से लिंक हैं. सबसे पहले इस टर्म को क्लियर कर लेते हैं. पर्नीशियस का मतलब होता है हार्मफुल. एंड एनीमिया, एनीमिया को तो हम लोग बहुत से लास्ट लेक्चर से डिफाइन कर चुके हैं. एनीमिया इज डिफाइंड एज द condition in which our body is not having enough red blood cells and hemoglobin, or you can say that our body is deficient of hemoglobin and red blood cells. It is an autoimmune condition that prevents absorption of vitamin B12. पर्नीशियस एनीमिया में विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही होती बॉडी में. नेक्स्ट देखते हैं कि किस वजह से नहीं हो रही होती. There is an inability of parietal cells of stomach to secrete intrinsic factor for vitamin B12 absorption. अब हमारी स्टमक के parietal cells होते हैं, उन्होंने एक प्रोटीन सिक्रीट करनी होती है जिसको कहा जाता है इंट्रिंसिक फैक्टर. ये इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल ये आ गया आपका स्टमक, ये आ गई इसकी लेयर जहाँ पे पेराइटल सेल्स होते हैं. अगर इसको थोड़ा सा जूम करके देखें तो फॉर एग्जांपल इस तरह से ये लेयर आ गई. ठीक है, अब यहाँ पर इस तरह से पेराइटल सेल्स होते हैं. कुछ इस तरह से. ठीक है, जिन्होंने इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोटीन की सिक्रीशन करनी होती है या कह लें प्रोडक्शन करनी होती है. ठीक है, अब ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है ये विटामिन B12 की इंटेस्टाइन्स में एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अब देखते हैं कि किस तरह से इसकी एब्जॉर्प्शन हो रही होती है. कोबैलामिन इन डाइट बाउंड टू एनिमल प्रोटीन. अब कोबैलामिन बेसिकली क्या होता है, ये विटामिन B12 का ही दूसरा नेम है. अब जो विटामिन B12 है वो एनिमल प्रोटीन के साथ बाइंड हुआ होता है. क्या मीन है इस लाइन का कि जो विटामिन B12 है ये डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है. लाइक आप कह लें मीट में होता है, फिश में होता है, एग में होता है, योगर्ट में होता है, चीज़ में होता है. मीन्स जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स होती हैं उनमें ही होता है. तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल आप कह लें आपने दूध पिया. ठीक है, आपने माउथ के थ्रू मिल्क इनटेक किया. इसमें अब आपके पास कुछ मिल्क प्रोटीन्स भी थी और साथ ही साथ इसमें आपके पास कोबैलामिन भी था. मीन्स के विटामिन B12 अब आपने इनटेक कर लिया. नेक्स्ट क्या होगा, अमाइलेज विल ब्रेक रिलेशन बिटवीन कोबैलामिन एंड एनिमल प्रोटीन. अब इसमें से हमें क्या चीज़ चाहिए, विटामिन B12. तो अमाइलेज आएगा और इस कोबैलामिन और विटामिन B12 को आपस में तोड़ देगा. पेप्सिन डाइजेस्ट एनिमल प्रोटीन एंड रिलीज विटामिन B12. अब जब ये कोबैलामिन और मिल्क प्रोटीन आगे फर्दर कहाँ पर जाएंगे, हमारे स्टमक में. अब हमारे स्टमक में होता है HCl जो क्या करता है, पेप्सिनोजिन को कन्वर्ट कर देता है पेप्सिन में. देन ये पेप्सिन क्या करेगा, इस मिल्क प्रोटीन की डाइजेशन कर देगा. पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, अब कोबैलामिन. नाउ हेप्टोकोरिन्स विल देन बाइंड टू विटामिन B12. हमारे ना सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो हेप्टोकोरिन को स्क्रीट करते हैं. हेप्टोकोरिन्स को अब डिफरेंट नेम से कॉल किया जाता है, लाइक R प्रोटीन्स या ट्रांसकोबैलामिन 1B इसको कहा जाता है. तो आपने कंफ्यूज नहीं होना अगर ये मल्टीपल नेम्स डिफरेंट जगह पर यूज होंगे. अब हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स ने क्या रिलीज किया, हेप्टोकोरिन. अब ये हेप्टोकोरिन आएगा और इसके साथ बाइंड कर देगा. कोबैलामिन और हेप्टोकोरिन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा. फॉर एग्जांपल अगर आप इस तरह से देखेंगे हमारे पास है कोबैलामिन, ठीक है, और ये हमारे पास है हेप्टोकोरिन्स. ये दोनों आपस में
बाइंड करिए। अब ये क्यों आकर यहाँ पर बाइंड करता है, क्योंकि स्टमक का इन्वायरमेंट होता है एसिडिक, ताकि स्कोपोलामिन की हमारे स्टमक में डिग्रेडेशन ना हो जाए, इसको प्रिवेंट करने के लिए हेप्टोकोरिन आकर इसके साथ बाइंड करता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नाउ पैंक्रियाटिक प्रोटीएजेस विल ब्रेक डाउन हेप्टोकोरिन एंड रिलीज विटामिन B12। अब हमारी पैंक्रियाज से आएंगे पैंक्रियाटिक प्रोटीएजेस, जो कि इस कॉम्प्लेक्स को तोड़ देंगे। ये हमारे पास आ गया कोबैलामिन और ये हमारे पास था हेप्टोकोरिन, इनका कॉम्प्लेक्स टूट जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, विटामिन B12 will then bind to intrinsic factor and form vitamin B12 intrinsic factor complex। अब स्टार्टिंग में हम लोगों ने बताया था कि जो हमारे स्टमक के यहाँ पे पाराइटल सेल्स होते हैं ना, उन्होंने सेक्रीट करना होता है इंट्रिंसिक फैक्टर को। ये इंट्रिंसिक फैक्टर आकर अब इस कोबैलामिन के साथ बाइंड करेगा। ये आ गया हमारे पास कोबैलामिन और ये हमारे पास साथ आ गया, इसको सर्कल से डिनोट कर देते हैं। ये आ गया हमारे पास इंट्रिंसिक फैक्टर। तो ये हमारे पास इंट्रिंसिक फैक्टर और विटामिन B12 का एक कॉम्प्लेक्स बन गया। नाउ दिस कॉम्प्लेक्स विल ट्रैवल टू इलियम एंड बाइंड टू इट्स रिसेप्टर। अब ये पहुंच जाएगा यहाँ पर इलियम में, ये यहाँ जाकर बाइंड करेगा इसके रिसेप्टर्स के साथ, जिनको कहा जाता है ट्यूबुलिन। ये आकर हमारे पास इन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर गया। Then enter the iliac enterocytes and bind to transcobalamin 2। ट्रांसकोबालामिन 1 हमने किसको कहा था, हेप्टोकोरिन को। अब नेक्स्ट इसने कहाँ पर बाइंड करना है, यहाँ पर ना कुछ ऐसे इंटेस्टाइन्स में ना कुछ इंटेरोसाइट्स होते हैं। इंटेरोसाइट्स, ये जो इंटेरोसाइट्स होते हैं ना, ये डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स की अब्जॉर्प्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनका यहाँ पर ये काम होता है, इन्होंने न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स की अब्जॉर्प्शन करवानी होती है। तो यहाँ पर कुछ ट्रांसकोबालामिन 2 होंगे जिनके साथ आकर ये बाइंड कर जाएगा। देन ये यहाँ से ट्रैवल कर जाएगा हमारे ब्लड में और फिर ये आगे फर्दर जिस जिस चीज़ों में इसकी रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पर ये अपना रोल प्ले करेगा। तो लास्टली अगर आपने देखा हो, जब हमने विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया डिस्कस किया था, तो तब हमने विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन को भी डिस्कस किया था। तो उसकी भी एब्जॉर्प्शन बिल्कुल यही थी, बस डिफरेंस ये है कि हम लोगों ने वहाँ पर बता दिया था कि विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन किस तरह से होती है, और यहाँ पर हम लोगों ने बता दिया कि इंट्रिंसिक फैक्टर का इसमें क्या रोल होता है। जो विटामिन B12 है ना, ये आरबीसीज की मैच्योरेशन के लिए, डिवीजन के लिए, डीएनए सिंथेसिस के लिए, न्यूक्लियर डिवीजन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि अगर आप देखिए आरबीसीज ने डिफरेंट स्टेजेस से होकर मैच्योर होता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है एरिथ्रोपोइसिस। जैसे ये डिफरेंट प्रोसेस से गुजरता है, सबसे पहले हमारे पास होता है प्रोएरिथ्रोब्लास्ट, देन हमारे पास आ जाता है बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट, देन हमारे पास आ जाता है पॉलीक्रोमेटोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट, पॉलीक्रोमेटोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट, देन हमारे पास आ जाता है ऑर्थोक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट, या फिर आप कह लें नॉर्मोब्लास्ट, देन हमारे पास आता है रेटिक्यूलोसाइट, देन इस रेटिक्यूलोसाइट से हमारे पास एक मैच्योर रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन होती है। अब आप देखेंगे कि यहाँ से जब सेल डिवेलप होना स्टार्ट होता है ना, इसका साइज कुछ इतना होता है, बट जैसे जैसे ये डिवेलप होता जाता है, मैच्योर होता जाता है, तो इसका साइज डिक्रीज हो जाता है। लास्ट तक इसका साइज सिर्फ 7 to
8 माइक्रोमीटर तक रह जाता है। लेकिन अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाए या फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाए तो इसका साइज डिक्रीज नहीं हो पाता, मीन्स के सेल्स मैच्योर नहीं हो पाते, सेल डिवीजन नहीं हो पाती। और एक और बात होती है कि इसमें ना इमेच्योर स्टेजेस पर न्यूक्लियस होता है, लेकिन जब ये मैच्योर स्टेज पर पहुंचता है तो इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता। लास्ट स्टेजेस पर आकर इसमें से न्यूक्लियस की भी इजेक्शन हो जाती है। तो ये न्यूक्लियस की सिंथेसिस के लिए, DNA के सिंथेसिस के लिए भी, सेल मैचुरेशन के लिए, सेल डिवीजन के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट चलते हैं इसकी कॉजेज की तरफ। क्या ऐसे कॉजेज आ रहे हैं जिसकी वजह से इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं सिक्रीट हो रहा या विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही बॉडी में? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है एक कॉज गैस्ट्रिक्टोमी। गैस्ट्रिक्टोमी बेसिकली कहा जाता है स्टमक की सर्जरी हुई है या आपके स्टमक में कोई पॉलिप है, कोई अल्सर बन गया है जिसकी वजह से आपके स्टमक को रिमूव कर दिया गया है, या कुछ इश्यूज की वजह से आपके स्टमक का कुछ पार्ट रिमूव कर दिया गया है जिसकी वजह से इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीट नहीं हो रहा। हमने कहा था हमारे स्टमक के पैराइटस सेल्स ने इंट्रिंसिक फैक्टर की सिक्रीशन करनी होती है ना, तो इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीट नहीं होगा, वो सिक्रीट नहीं होगा तो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन भी नहीं करवा पाएगा जिसकी वजह से हमारी बॉडी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी। नेक्स्ट कॉज इज कंजेनिटल इंट्रिंसिक फैक्टर डेफिशिएंसी। कंजेनिटल मीन्स बाय बर्थ कोई डिफेक्ट आ रहा है आपकी बॉडी में, कि इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी में बाय बर्थ ही कोई डिफेक्ट आ रहा है आपके स्टमक में या पैराइटल सेल्स में जिसकी वजह से इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं सिक्रीट हो रहा। थर्ड हमारे पास आ रहे हैं कोई डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर, लाइक आप देख ले सीलिक डिजीज को या क्रोहन डिजीज को। सीलिक डिजीज में क्या होता है, आपके इंटेस्टाइन्स में ना विलाय होते हैं, उनकी एट्रोफी हो जाती है, वो डैमेज हो जाते हैं जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स और विटामिन से एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। स्लार्टली हमने बताया था कि जो हमारी इंटेस्टाइन्स होती हैं वो मेनली एब्जॉर्प्शन साइट्स कहलाई जाती हैं, तो अगर वो डैमेज हो जाएंगी तो न्यूट्रिएंट्स और विटामिन की एब्जॉर्प्शन भी ऑब्वियसली अफेक्ट होगी। इसी तरह सेकंड मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर कौन सा बता दिया, क्रोहन डिजीज। इसमें आपका जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है उसमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाती है जिसकी वजह से भी विटामिन और न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन अफेक्ट होती है। फोर्थ पे हमारे पास आ रहा है इनसफिशिएंट इनटेक, मीन्स कि आप अपनी डाइट में ही विटामिन B12 या फॉलिक एसिड प्रॉपर अमाउंट में ले रहे। विटामिन B12 अब किन किन चीज़ों में होता है, जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है, लाइक मीट में होता है, फिश में होता है, एग्स में होता है, चीज़ में होता है, मतलब जितनी भी इस तरह की प्रोडक्ट्स आ जाती हैं उनमें विटामिन B12 होता है। इसके अलावा फॉलिक एसिड किस में होता है, ये स्पिनच में होता है। स्पिनच इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ फॉलिक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। ये बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम सिंड्रोम होता है जिसमें आपके स्टमक में ना गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही होती है, एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा HCl की बहुत ज़्यादा सिक्रीशन हो रही होती है जिसकी वजह से आपके स्टमक में तो पॉलिप्स बन ही रहे होते हैं, अल्सर्स बन ही रहे होते हैं। इसके साथ साथ आपके एसोफेगस और इंटेस्टाइन्स वगैरह में भी पॉलिप्स और अल्सर्स बनते हैं। लास्ट कॉज इसका आ रहा है ड्रग्स। कोई आप ऐसे ड्रग्स इनटेक कर रहे हैं, लाइक अल्कोहल ले रहे हैं, कुछ ऐसी ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन इनहिबिट हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ पर्नीशियस एनीमिया। फर्स्ट वन इज फैटीग, थकावट आपको महसूस होगी। ऑब्वियसली आपकी बॉडी में HP लेवल कम है। अब HP ने क्या करना होता है, हीमोग्लोबिन ने क्या करना होता है, आपके टिश्यूज तक ऑक्सीजन को डिलीवर करना होता है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक लाना होता है, देन वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है। जब आपके टिश्यूज को ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही होगी तो आपके टिश्यूज प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहे होंगे और आपको थकावट सी महसूस होगी। सेकेंड वन इज डिस्पेनिया, सांस लेने में मुश्किल होगी। ग्लोसाइटिस, आपकी जो टंग है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी ड्यू टू विटामिन B12 डेफिशिएंसी या फोलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से। इसके अलावा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में भी
ग्लोसाइटस हो सकता है। इसमें क्या होता है, आपकी टंग बिल्कुल स्मूथ हो जाती है। नॉर्मली आप देखेंगे कि आपकी टंग पर ना रिजेस अपीयर हो रहे होते हैं, लेकिन ड्यू टू विटामिन B12 डेफिशिएंसी, ड्यू टू विटामिन B9 और आयरन डेफिशिएंसी की वजह से आपकी टंग से वो रिजेस अनअपियर हो जाते हैं, आपकी टंग बिल्कुल स्मूथ हो जाती है। इसके अलावा पालर, आपकी स्किन का कलर जो होता है वो पेल हो जाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ने आरबीसीज को रेड कलर देना होता है। हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो गया तो रेड ब्लड सेल्स हाइपोक्रोमिक हो जाएंगे। कोल्ड हैंड एंड फीट ड्यू टू डिक्रीज ऑक्सीजन लेवल। डिक्रीज ऑक्सीजन लेवल की वजह से आपकी जो ब्लड वेजल्स है ना, हाथों की, पाँव की या लेग्स की या फुट की, वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएंगी, ताकि जो आपके वाइटल ऑर्गन्स है लाइक हार्ट है, ब्रेन है, यहाँ तक ऑक्सीजन सप्लाई चली जाए। नेक्स्ट आ रहे हैं न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम्स। वाइटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम्स हो सकते हैं, लाइक डिमेंशिया हो सकता है, और कुछ न्यूरोसाइकेट्रिक चेंजेस भी आ सकती हैं। इसके अलावा मेमोरी लॉस। देखें कि वाइटामिन्स कितने इसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए, कि अगर इनकी डेफिशिएंसी होती है तो मेमोरी लॉस भी हो सकता है। So we should be very thankful to Allah Pak for blessing us with such an awesome system that is working so smoothly in our body. So take care of your health and take adequate diet. Next आ रहा है डायरिया। इसके अलावा enlargement of spleen. नेक्स्ट देखा जाए तो इसमें हमारे पास आ रही हैं लैब फाइंडिंग्स। HB लेवल कम होगा, HCG लेवल कम होगा, हेमाटोक्रिट लेवल कम होगा, रेड ब्लड सेल्स लेवल कम होगा, WBCs लेवल कम होगा और प्लेटलेट्स लेवल कम होगा। जब ये तीनों लेवल इकट्ठे डिक्रीज करें तो इस कंडीशन को कहा जाता है पैनसाइटोपीनिया। MCV लेवल और MCH लेवल इंक्रीज कर रहा होता है। लास्टली अगर आप एनीमिया की क्लासिफिकेशन देखें तो हमने एनीमिया को 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया था, माइक्रोसिटिक, नॉर्मोसिटिक और मैक्रोसिटिक। मैक्रोसिटिक में हम लोग कौन से केस लेकर आए थे जिनका MCV लेवल 95 फेम्टोलीटर या फिर 100 फेम्टोलीटर से ज़्यादा था, और जिनका MCH लेवल 33 पिकोग्राम से ज़्यादा था, उन केसेस को हम लोग लेकर आए थे मेगैलोब्लास्टिक या आप कह लें मैक्रोसिटिक एनीमिया की कैटेगरी में। इसके अलावा रेटिक काउंट इंक्रीज करना होता है, क्योंकि जो आपके रेड ब्लड सेल्स हैं वो विटामिन्स की डेफिशिएंसी की वजह से मैच्योर नहीं हो पाते। नेक्स्ट सीरम विटामिन B12 लेवल कम हो रहा था। इसके अलावा इसमें शीलिंग टेस्ट भी करवाया जाता है। ये पहले करवाया जाता था, अभी टेस्ट इतना कॉमन नहीं है, सिर्फ आप पहले एग्जाम्स पर्पस के तौर पर आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं। वहाँ पूछा जा सकता है कि शीलिंग टेस्ट क्या होता है। इसमें पेशेंट को रेडियो एक्टिवली लेबल विटामिन B12 दिया जाता है और इंट्रामस्कुलरी इंजेक्ट किया जाता है, देन यूरिन में उसकी अमाउंट चेक की जाती है। नेक्स्ट देखा जाए कि ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है परनीशियस एनीमिया में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको विटामिन B12 रिच डाइट लेनी चाहिए। वो मैं स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ कि विटामिन B12 किस किन चीज़ों में होता है। मीट में होता है, फिश में होता है, एग में होता है, मिल्क में होता है, जितनी भी डेयरी प्रोडक्ट्स होती हैं दे आर रिच इन विटामिन B12। इसके अलावा फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी को ट्रीट करना चाहिए अगर फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी बॉडी में है, बिकॉज फॉलिक एसिड भी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लाइक अगर आप प्रेगनेंसी का केस देखें तो अगर विटामिन B9 की डेफिशिएंसी हो जाए तो बेबी में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है, लाइक स्पाइना बाइफीडिया हो सकता है और एनेंसेफेली भी हो सकता है। इसके अलावा इंट्रामस्कुलरी विटामिन B12 बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। वो किसी भी फॉर्म में इंजेक्ट करवा सकते हैं आप, मेट्रिकोबैलामिन में भी की फॉर्म में डॉक्टर इंजेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हाइड्रोक्सीकोबैलामिन की फॉर्म में भी विटामिन B12 इंट्रामस्कुलरली इंजेक्ट किया जा सकता है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। Hope so you have understood this lecture. If you have any query or question, you can ask me on Instagram as well as in comment section. Instagram ID का लिंक आपको मेरे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल। जज़ाकल्लाह।